नमस्कार, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। आज के सेशन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आपने आज का सेशन जॉइन किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो जैसा कि हम सेशन की शुरुआत करते हैं, हम अपने गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जो कि फाउंडर ऑफ न्यूरोथेरेपी हैं, हम उनको पहले दिल से सत-सत नमन करते हैं और ओम की ध्वनि 3 बार उच्चारण करेंगे, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोग लंबे गहरी साँस लीजिए और गुरु का ध्यान करके हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 जय गुरु जी। तो आज का सेशन क्या जो मैंने टॉपिक डाला था वो था बारिश का चाय। उससे पहले जो मैंने सेशन की टॉपिक डाली थी बारिश की उमंग न्यूरोथेरेपी के संग। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पिछला सेशन एक बार देख लीजिए। उससे रिलेटेड आगे की चीजें ये है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार देख लेंगे तो उससे आगे की ये चीजें सीखने में आपको आसानी होगी, समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो हम सेशन की शुरुआत करने से पहले आज के जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं विक्रम सर जो हैं, मैं उनको स्क्रीन पे लाता हूँ। विक्रम सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हमारा ये जो सेशन है वो पिछले सेशन का पार्ट 2 हम इसमें कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम आज हमने टॉपिक यूज़ किया है बारिश की चाय। तो पिछले सेशन में जो हमने बताया था, जो सर ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, बारिश के टाइम पे हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जितनी चीज़ें करते हैं, चाहे वो बारिश में भीगना हो। मैंने ये चीज़ भी डाला था कि आप लोग बारिश को बिल्कुल एन्जॉय कीजिए। अगर बारिश को एन्जॉय करते हैं, भीगते हैं, तो उसकी पिक भी ग्रुप में आप डाल सकते हो, शेयर कर सकते हो कि मैंने बारिश एन्जॉय किया था, अच्छे वे से। तो बारिश एन्जॉय कीजिए। बारिश एन्जॉय करने से जो हमें नॉर्मली सर्दी-खाँसी होती है, किन्हीं को आँखों में इचिंग होती है, कंजक्टिवाइटिस वगैरह होता है, ये सब सारी चीज़ें भी होती है, तो उस सब का भी हमने ट्रीटमेंट बताया था, जो कि आप हमारे चैनल पे पिछला सेशन देख सकते हैं। तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो उससे आगे बढ़ने के दौरान हमने ये चीज़ें चाहा कि बहुत सारे लोगों को लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब क्या करें? कुछ चीज़ें हो रही है, किन्हीं को हेडेक हो रहा है, दैट्स सर दर्द, किन्हीं को स्टमक पेन होता है लूज़ मोशन होने के कारण, या कुछ चीज़ें बारिश में बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, डाइजेस्ट नहीं होती है, तो पेट दर्द वगैरह होता है। तो इन सब चीज़ों पे कुछ होम रेमेडीज़ भी होनी चाहिए, ताकि हम उन चीज़ों को होम रेमेडीज़ भी कर पाएँ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने टाइटल डाली है बारिश की चाय, मतलब ये चाय नहीं है, पहली बात। मैंने चाय इसलिए डाली ताकि आपको लगे कि ये कुछ अच्छी चीज़ है। चाय जनरली सबके घर में बनती भी है। तो मैंने वर्ड ये यूज़ किया, मगर ये चाय नहीं है। कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हम घर में हमारे किचन में होते हैं, हम काढ़े के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ का हम प्रेज़ेंटेशन करेंगे और साथ-साथ में विक्रम सर भी उसे एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर वो साइंटिफिकली बॉडी में ऐसा क्या चीज़ें करती है जिससे कि वो चीज़ें उस बीमारियों में बहुत बेनिफिट करता है। तो सेशन की शुरुआत में हम आपको पीपीटी के थ्रू ये चीज़ें बताएँगे और जो लोग सेशन जॉइन किए हैं, वो लोग सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको उसकी प्रेज़ेंटेशन की पीपीटी जो है वो पीडीएफ के रूप में मिल जाए। तो हम आपसे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आपके सामने ये डिकॉक्शन का जो पीपीटी मैंने बनाई है, वो है जिसमें कि हम आगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बताने वाले हैं कि डिकॉक्शन में हम घर में रहकर बहुत सारे डिजीज़ में जो हमें ज़्यादातर बहुत सारे टाइम ऐसे बारिशों में ये चीज़ें फेस करने को मिलती है, तो हम उन चीज़ों से घर में खुद को फिट कैसे कर पाएँ? तो विक्रम सर, पहली जो स्लाइड है, सॉरी ये दूसरी स्लाइड है, पहली स्लाइड्स में डिकॉक्शन हमने बताया, तो दूसरी स्लाइड जो हमारी आती है, ये जनरली बारिश में लोगों को भीगने के बाद हेडेक आती है। तो हम हेडेक के बारे में बात करते हैं, तो हेडेक में हम जो डिकॉक्शन यूज़ करते हैं, इसमें हम जिंजर का डिकॉक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपको 5 ग्राम के अराउंड जिंजर लेना होता है। 5 ग्राम जिंजर लीजिए और उसे 1 ग्लास यानी कि 250 एमएल पानी में आपको डालना होता है।
और 250 ml पानी में उसे आप 5 ग्राम क्रश करके डालते हैं। डालने के बाद उसे 2 से 3 मिनट उबालना है। और उबालने के बाद आप अपना गैस को स्विच ऑफ कीजिए, या फिर अगर आप चूल्हे पे मतलब इस चीज को बना रहे हैं तो चूल्हे से बर्तन को उतार लीजिए। और उतारने के बाद उसे ढक्कन डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ढक्कन पहले नहीं ढकना है, ढक्कन बाद में ढकना है। ढक्कन ढकने के बाद जब वो नॉर्मल, जब आप चूल्हे से उतार लेंगे, 5 मिनट ढक्कन ढक के रखेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा थोड़ा, तो फिर उसे छान के फूक के पी लेना होता है चाय की जैसा। ये अदरक वाली चाय हम कहते हैं। आपने चाय की एक ऐड भी देखी होगी जिसमें वो कहते हैं ना कि इसमें है अदरक, अश्वगंधा वगैरह कुछ कुछ के ऐड नाम बताते हैं, तो बेसिकली फॉर्म वहाँ अदरक ही करता है। तो विक्रम सर बताएंगे कि आखिर अदरक में नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो बॉडी में किस तरह से रोल प्ले करता है कि वो हेडेक को रिड्यूस करता है। विक्रम सर। जी। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक्चुअली हेडेक से रिलेटेड या फिर कोई भी सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, या फिर बॉडी में कहीं पे भी पेन आ रहा है, तो उसके लिए अदरक बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अदरक को चबाना है। वो चाहे कहीं का पेन हो, अगर आपके ज्वाइंट में पेन हो रहा हो, किसी को कोई कैंसर का पेन हो रहा हो इवन, या हेडेक हो रहा है, बॉडी में भी कोई पेन हो रहा है, फीवर के कारण पेन हो रहा है, अदरक आपको उसमें काफ़ी अच्छा मतलब रोल प्ले करता है। आप उसको कच्चा चबा लें या फिर उसकी चाय बना के पी लें, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब कि माना जाता है। वैसे किसी के पीरियड में पेन वगैरह भी हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा ओवर क्रैम्पिंग होता है, उस बिल्कुल सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और हेडेक और इस जो बरसात का मौसम है इसके लिए तो काफ़ी बेहतरीन है। और जो अगर डायबिटिक नहीं है, जो नॉर्मली ऐसे एंजॉय करना चाहते हैं, तो अदरक की चाय वैसे भी थोड़ी सी गुड़ का इस्तेमाल करके, अगर आपके पास पाम जैगरी है तो उसका इस्तेमाल करके आप घर पे अच्छा सा चाय बना सकते हैं। थोड़ा इलायची भी डाल दीजिए तो और एक फ्लेवर आ जाएगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन से कनेक्शन होता है, हमारे जो बक्कल कैविटी है उसमें बहुत सारा पतली पतली नलियों का, सॉरी, ब्लड वेसल्स का जाल है। यहाँ से अगर हम कोई चीज़, ऐसी चीज़ें लेते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे एक तो सलाइवा में मौजूद होता है वो एंजाइम, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है, सॉरी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्सीडेज होता है करके एक एंजाइम होता है, तो वो कन्वर्ट करता है और बहुत तेजी से करता है। तो अगर किसी को मतलब हार्ट से संबंधित कोई इश्यूज आ रहा है, उसमें भी काफी मतलब इसको बोला जाता है फास्ट एंड फ्यूरियस रिमेडी, बड़ा तेजी से काम करता है। तो आप इमरजेंसी रिमेडी के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ से आपका घुला वो पूरे बॉडी में तुरंत डिस्ट्रीब्यूट होता है, विद इन मिनट, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है आपके जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि वो ब्रेन, आपका जो सर में दर्द इसलिए होता है कि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। और जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं और आपको तत्काल रिलैक्स आराम मिल सकता है। आपको हो सकता है कि साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है, तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा। जी सर। ओके सर। तो जैसा सर ने भी बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करता है। डाइल्यूट होने से जिस ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, मैंने न्यूरोथेरेपी के पहले जो पिछले सेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बताया है कि बॉडी में बीमारियां तभी आती है जब ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो नहीं होता। क्योंकि हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऑर्गन खाना नहीं खाता, वो ब्लड से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो ब्लड अगर सही वे में अगर किसी भी ऑर्गन को नहीं पहुंचेगा तो उस जगह आपको डिफिशियंसी आएगी, उस जगह पेन आएगा। दैट मीन्स आपके हेडेक हो रहे हैं तो आपके सर की तरफ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होने के कारण आपको ये चीज आ रही है। तो अदरक यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है जो कि ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करता है, जिसके कारण आपके ब्लड में, सर में ब्लड सप्लाई बढ़ती है और आप हेडेक से फ्री होते हैं। तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो इससे हम आगे की स्लाइड्स में आते हैं। ये हमारा दूसरा स्लाइड है, हेडेक से हम आगे आते हैं। तो लूज मोशन, लूज मोशन के चीज में हम जो यूज करते हैं वो हम मेथी का दाना यूज करते हैं, मेथी सीड्स को हम यूज करते हैं। तो मेथी सीड्स को हम हाफ टी स्पून, हम हाफ टेबल स्पून यूज करते हैं। और
सेम प्रोसेस उसी तरह से हम यूज करते हैं कि मेथी दाने को एक गिलास पानी में 2 से 3 मिनट के लिए पहले बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसे फ्लेम से ऑफ करके 5 मिनट के लिए ढकते हैं, फिर उसे पीते हैं। तो मेथी का सीड्स लूज मोशन के लिए क्या काम करता है, इसके बारे में विक्रम सर अभी आपको बताएंगे। विक्रम सर। जी। मेथी का बहुत अच्छा रोल है सर। वैसे अगर आप मेथी के जो वो बीज है उसको आप ऐसे भी पानी में भिगो के, या फिर उसके पानी को ऐसे ही मतलब कि 1 चम्मच के आसपास रात में अगर भिगोया और सुबह में अगर उसके पानी को पीते हैं और मेथी को चबा के खाते हैं, तो आपके जितने भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी अच्छा मतलब ये रोल प्ले करता है। काफ़ी मदद मिल सकता है, गैस्ट्रिक की समस्या दूर हो सकती है। आपके जॉइंट में पेन वगैरह रहते हैं, अगर कट कट की आवाज़ आती है तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। दूसरी बात रही कि अगर आपके गट के मूवमेंट ज़्यादा हो गए, मतलब डायरिया लाइक सिम्टम आ रहा है, लूज मोशन हो रहा है, मतलब कि आपके जो गट का पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे, वो इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है कि अगर कोई आदमी पेड़ से उल्टा लटक जाए तो भी आपका जो भोजन है, अगर पेड़ से उल्टा लटक के खा रहे हैं तो भी आपका भोजन मतलब नीचे की तरफ ही जाएगा। नीचे की तरफ इन द सेंस कि आपके मुंह से और एनएस की तरफ ही जाएगा, इंटेस्टाइन की तरफ ही जाएगा। इतना मतलब पावरफुल होता है वो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। तो वो इन्हांस करता है बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपके गट में कुछ इस तरह का अनवांटेड मटेरियल आ गया तो ट्रिगर होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कई बार स्ट्रेस में आ गए, मेंटल स्ट्रेस में, तो भी ट्रिगर हो सकता है। अ, उसके अलावा बहुत सारे और भी डिजीज हैं जिसमें आपका जैसे कि थायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म के केस में वो हो सकता है। तो ये जैसे ही आप इसके जो कन्फेक्शन है, डिकॉक्शन है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं मेथी के बीज का, तो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट को वो मिनिमाइज करता है, स्लो डाउन करता है, जिसके कारण आपका जो गट का मूवमेंट है वो जो फ्रिक्वेंट हो गया, काफी तेज हो गया था, जिसके कारण कोई भी चीज जैसे डाल रहे थे तो वो उसको इतना तेजी से बाहर निकाल रहा था कि एब्जॉर्ब होने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो ये डिले करवाता है, और इसमें आपको काफी फायदा होगा। जी। ओके। तो जैसा भी विक्रम सर ने बताया, मेथी का सीड्स होता है वो हमारे पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट को एक्टिवेट करता है। और आयुर्वेद के नेचर के अकॉर्डिंग कहते हैं मेथी में जो प्रॉपर्टी होती है वो पित्त को थोड़ी बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। तो इसे मैं न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूं। मेथी का सीड जब हमें लूज मोशन होते हैं तो शरीर में पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो कि पानी बॉडी से फ्लश आउट हो रहा होता है। तो बॉडी में पानी ज्यादा है तो पानी को रिड्यूस करने के लिए वहां पे थोड़े हीट की जरूरत होती है, और हीट पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो मेथी का सीड्स जनरली पित्त को लिटिल बिट बढ़ाता है, जिसके कारण पित्त बढ़ता है तो बॉडी में पानी की टेंडेंसी रुकती है, और हमारा लूज मोशन की फ्रीक्वेंसी कम होता है और हमें रिलीफ मिलता है। लूज मोशन के लिए आप मेथी के साथ चाहें तो मेथी के अलावा आप जीरा भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच कच्चा जीरा चबाकर खाइए, और 1 कप, जो अप्रोक्सीमेटली 100 ml के अप्रॉक्स होता है, 80 to 100 ml, वो पानी पीजिए। और ये प्रोसेस आधे घंटे में 2 बार रिपीट कर लेने से भी आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ होती है। तो इससे आगे आते हैं थर्ड स्लाइड पे, जो कि हमारा थर्ड स्लाइड आता है। थर्ड स्लाइड है हमारा कोल्ड, कफ एंड अस्थमा। जनरली अगर सर्दी होती है तो सर्दी में मतलब सर्दी बारिश के मौसम में लोगों को सर्दी खांसी वगैरह बहुत होता है। तो सर्दी खांसी वगैरह जब ज्यादा होता है तो हम जो काढ़ा यूज करते हैं, डिकॉक्शन जो यूज करते हैं, उसमें हम लौंग, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, जिंजर, इसमें भी जिंजर आ रहा है ऑलरेडी, यानी कि अदरक, और होली बैसिल लीव्स यानी कि तुलसी के पत्ते, हम इन चीजों को यूज करते हैं। और इन सब की क्वांटिटी आपके डिस्प्ले पे ऑलरेडी लिखी हुई है, आप देख सकते हो। पानी 400 ml होता है, उसमें 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 4 से 5 ग्राम का जिंजर, और 6 से 8 तुलसी के पत्ते, जिसे हम 400 ml पानी में अलाउ करते हैं कि मतलब वो कंप्लीटली उसे हम अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 मिनट तक के लिए उसे हीट करें, और यानी कि बॉईल करें। बॉईल करने के बाद हम उसे कवर करके रखें। बॉईल करने के बाद कवर करना है, कवर बॉईल होते समय नहीं करना। किसी भी डिकॉक्शन में ये चीजें रूल आती है कि हम उसे ढक कर कभी भी बॉईल नहीं करते। बॉईल हमेशा ओपन करते हैं और बॉईल करने के बाद 3 से 5 मिनट के लिए ढकते हैं।
स्विच ऑफ करके गैस के फ्लेम को, और उसके बाद फिर हम उसे छान कर पीते हैं। तो विक्रम सर, ये लौंग, काली मिर्च, अदरक और ये तुलसी के पत्ते, इन सब के कॉम्बिनेशन को यूज करने से कोल्ड कफ और अस्थमा पे क्या ऐसा इम्पैक्ट आता है कि ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से ठीक होती है? क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि पहले की दादी जो नानी होती थी हमारी, वो ये चीजें बहुत अच्छे से बताती थी कि सर्दी खांसी अगर हो रहा है तो तुलसी के पत्ते खा लो, ठीक हो जाएगा। और ये हमारी सनातन संस्कृति में भी है कि हम प्रातःकाल जब पूजा करते हैं तो तुलसी के पत्ते भगवान के प्रसाद के साथ ही लेते हैं। तो सर इसके बारे में बताएं। जी, बहुत अच्छा कहा आपने सर। ये चीज एक्चुअली हमारे घर घर में प्रचलित था, मतलब सबको पता था कि कहाँ पे कौन सी बीमारी होगी तो कौन सी चीजें देनी है। मतलब नेचुरल डॉक्टर जैसे कि बाकी के जानवर में होते हैं ना, उनको कोई सर्जन, कोई फिजिशियन, किसी तरह का कोई नेचुरोपैथी एक्सपर्ट ऐसा जरूरी नहीं होता उनका। आत्मज्ञान ही होता है, मतलब होता है ना अपनी बुद्धि। बिल्कुल। जैसे हम बिल्कुल। लोग के पास तो अपनी बुद्धि है नहीं, हम तो डिपेंडेंट है ना कि अब डॉक्टर बताएंगे, उनके पास पूरा एनाटॉमी जान रहे हैं, फिजियोलॉजी जान रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक आप मतलब जानवर से आप देख सकते हैं कि उनमें इतना नॉलेज होता है, इतना विजडम होता है उनका, कि उन्हें पता है कि अब हमें क्या करना है। मान लो कि अगर हमें गट में कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो अब हम क्या करें। ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर के पास जाएं, लिखवाएं, हाँ जी मुझे ब्लोटिंग हो रही है, ये हो रहा है, मैं क्या करूं। तो वो विजडम भगवान ने उनको दिया है, हमें भी दिया है, लेकिन हम इस्तेमाल ही नहीं करते, हम डिपेंडेंट है ना। बिल्कुल। कोई बात नहीं बिल्कुल। है। तो जैसा कि आपने सब बताया कि क्लोव का इस्तेमाल करते हैं, जिंजर का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा ब्लैक पेपर जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रोल होता है उसका। आप अगर ब्लैक पेपर का रोल देखेंगे तो जो कफ वाली जो दवाई होती है ना, स्पेक्ट्रोरेंज करके, ऐसे स्पेक्ट्रोरेंट करके मेडिसिन आती है जो कि कफ को पतला करता है। तो ये नेचुरल प्रॉपर्टी पाई जाती है काली मिर्च में, ब्लैक पेपर में। उसके अलावा उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल तीनों प्रॉपर्टी होता है, जो कि ये जो चीजें आपने डाली है सब में वो प्रॉपर्टी पाया जाता है। आप अगर जैसे ही इन बिल्कुल। मसालों के वो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सब में मतलब है कि एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल। मीन्स कि हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, जैसे कफ कोल्ड के समय में, जैसे कोविड के समय में बढ़ रहा था कि काफी ज्यादा इन्फ्लामेटरी मार्कर बढ़ रहा था, साइटोकाइंस बढ़ रहे थे, इंटरल्यूकिन्स वगैरह बढ़ रहे थे। तो ये क्या कर रहा था कि मतलब अपना ही इम्यूनिटी है वो इतना ज्यादा मतलब स्प्रेड हो गया, इतना ज्यादा रेज्ड हो गया है कि मतलब अपने ही सेल को नुकसान पहुंचाने लगा। मतलब बिल्कुल। एक बिल्कुल। लिमिट तक तो ठीक है कि हमें इन्फ्लामेटरी मार्कर की जरूरत है, कि वहां पे ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है। मान लो कि यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल को डायलेट डायलेट करना है, क्योंकि तभी हमारे ब्लड से निकल के और जो ये क्या बोलते हैं WBC है, वो बाहर जा पाएगा। नहीं तो वो जो ब्लड वेसल्स से निकल के बाहर ही नहीं, पोरस होना है ना वहाँ पे। मतलब कि वहाँ का ऐसा करना है कि वहां से निकल के आ जा सके। अब मान लो डायलेट होगा गर्म होके, वहां पे हीट बढ़ेगा, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा जहाँ इन्फेक्शन है। देखते हैं जैसे कफ कोल्ड होता है तो गले में खराश हो जाती है, रेड रेड जैसा होने लग जाता है गले में, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है। मतलब वहाँ के सेल्स जो हैं वो इन्फ्लामेटरी मार्कर रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई हो चुकी है और वहाँ ज्यादा से ज्यादा आर्मी को डिप्लॉय करना है, तो ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है। तो वैसे में बहुत ज्यादा ना हो, हमारे अपने सेल्स डैमेज ना हो, इरेगुलेशन ना हो। तो ये चीजें क्या करती है, रेगुलेट करती है। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है तो आपको नुकसान करेगा, हो सकता है कि बहुत सारे सेल डैमेज हो जाए। तो अगर आप इस तरह के काढ़े का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि लौंग है, आ, तुलसी है, अदरक है और ब्लैक पेपर है, तो ये आपको काफी ज्यादा आराम देगा। उसके अलावा आप कच्ची हल्दी को भी एक दो काली मिर्च के साथ चबा के खा सकते हैं ओवरनाइट, मतलब रात में सोने से पहले, जो कि बिल्कुल। आपको काफी अच्छा इसमें रोल होता है। और उसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं कि आप अदरक का जूस निकाल के भी अपने गले में डाल सकते हैं, मतलब सीधा मुंह में नहीं डाल के। ये भी एक अच्छा रिमेडी, होम रिमेडी है, जो कि कफ एंड कोल्ड बिल्कुल। में काफी अच्छा रोल आता है। और आपको बुखार फीवर वगैरह आ रहा है उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो ये इसके पीछे का सर लॉजिक है। ओके। तो जैसा सर ने अभी आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से कि ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर को रिड्यूस करती है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। और ज्यादातर आपने ये भी देखा होगा कि जिन लोगों को जब भी खांसी होती है ना, तो वो खांसते खांसते उनका जो चेहरा है ना पूरा लाल हो जाता है। मतलब लाल ऐसा होता है इन्फ्लामेटरी, मतलब हम कहते हैं सूजन। जैसे कभी अगर आपको चोट लगेगी तो चोट लगने का मतलब होता है कि आपको स्वेलिंग आ रही है, तो वहां पे आपको रेडनेस दिखेगा।
खांसते खांसते भी चेहरा लाल हो जाता है, मतलब इंटरनल सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी स्वेलिंग आ रही है, दैट मीन्स इन्फ्लामेटरी आ रहा है। तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिससे कि हमें सर्दी खांसी में बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो इससे अब न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी बता दूं, जो कि मैंने पहले के सेशन में, गुरु पूर्णिमा वाला सेशन जो मैंने लिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे एक बार यूट्यूब चैनल पे जाकर देखिए। बहुत अच्छे से उसमें मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है। तो हेडेक के लिए हमने जो बताया था वो 15 मेडुला ट्रीटमेंट था, जो कि हम लेफ्ट कान के नीचे ऊपर से नीचे की ओर 30 टाइम्स रब करते हैं। 30 टाइम्स लेफ्ट रब करने के बाद हम 30 राइट रबिंग करते हैं। इससे कि हमारा हेडेक यानी कि सर दर्द ठीक होता है। रिमेन जो कफ एंड कोल्ड की बात है, इन केस अगर आपको कफ एंड कोल्ड होता है तो इस चीज के लिए भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें हम 10 टाइम्स कान के नीचे, सेम वही लोकेशन है, कान के नीचे हाथ रखा, सिंगल एक अंगूठा ऊपर से नीचे किया, 10 स्लाइड, 10 10, 10 बार आपको लेफ्ट करना है, फिर राइट करना है। इसके 2 3 सेट आप 1 मिनट के गैप से करेंगे तो भी आपको खांसी में बहुत रिलीफ आएगा, चाहे वो ड्राई हो या फिर गीली हो। मतलब सूखी खांसी और एक कफ वाली खांसी दोनों में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। विक्रम सर, एक क्वेश्चन एक आया चीज जो, और सर, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि ये जितनी भी चीजें हैं जो नेचुरल हर्ब हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको मार्केट में इन्फ्लामेटरी ड्रग्स मिल जाएंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे कि डेक्सामेथासोन है, इस तरह के और भी बहुत सारे मतलब कि एंटी, सॉरी, नॉन स्टेरॉयडल, ये तो स्टेरॉयड हो गया, बाकी नॉन स्टेरॉयडल भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, आपके पूरे ओवरऑल बॉडी पे वो काम करता है। ये कंडीशनल है कि आपको जहाँ इन्फ्लेम हुआ है या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा, ना कि पूरे बॉडी में जहाँ पे भी मार्कर बढ़ रहा है, तो मतलब कि इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम कर रहा है वो। ये कंडीशनल है, तो इसका इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। ओके सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है बबीता यादव जी का, क्या ये जी बगलगम में भी काम करता है? जो हम ये भी डिकॉक्शन बता रहे थे, ब्लैक पेपर, जी, जिंजर, हॉली लिप्स क्लव वाला। बिल्कुल सर, उसमें जो ब्लैक पेपर है उसका, इसीलिए तो मैंने बोला कि जो स्पेक्टोरेंट होता है, जो सिरप आता है जो बलगम को पतला करने के लिए आता है, जिसको मतलब कफ वाली खांसी होती है, तो उसमें उनको वो दी जाती है मेडिसिन कि आपको, जब आपका जो कफ है वो पतला होगा तो बाहर निकले। जैसे होता है ना, गले में ओके। फंस जाता है बहुत ज्यादा, ठीक हो गया। उसमें सर एक चीज और ऐड करना चाहते हैं कि जितने भी लहसुन और प्याज वाली जो फैमिली के जितने भी मतलब वेजिटेबल्स होते हैं, ये कफ को पतला करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो बहुत सारे लोग, आपको याद होगा जब बहुत खांसी होती थी तो लहसुन का इस्तेमाल करते थे कि लहसुन, अब तो उसका ट्रेंड बदल गया है कि अब मतलब सब्जी में लहसुन का पूरा वो डाल देते हैं, वैसे खाते हैं, तो वो फायदा नहीं करेगा। मतलब बिल्कुल ये चबा बिल्कुल। के खाएं तो ही आपको फायदा है। प्याज बिल्कुल को चबा के बिल्कुल। खाएं, रेड वाले प्याज को, लहसुन को चबा चबा के खाएं, तो आपके जो कफ बिल्कुल है, कफ एंड कोल्ड में बहुत अच्छा रोल है सर, बहुत अच्छा। बिल्कुल। जी धन्यवाद सर। तो बबीता जी, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर सर ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो हम इससे अब आगे के स्लाइड्स में आते हैं। हमारा नेक्स्ट है स्टमक पेन, यानी कि पेट का दर्द। तो बारिश के दिनों में बहुत सारे लोगों को मन करता है ना कि वो भजिया पकौड़े वगैरह खाएं, कुछ बारिश में तली भनी भुनी चीजें जो खाते हैं, अच्छा भी लगता है, खानी भी चाहिए। उसका भी बेसिक आयुर्वेद का एक अच्छा, बहुत ही अच्छा लॉजिक है, जिसके कारण ये चीजें हमें खाने की मन भी करती है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो उससे पहले बता दें कि जो स्टमक पेन होता है उसमें हम जो चीजें यूज करते हैं वो फेनल सीड, क्यूमिन सीड, कैरम सीड, ब्लैक पेपर और जिंजर, ये 5 चीजें हम यूज कर रहे हैं। इन 5 चीजों को यूज करने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है मतलब स्क्रीन पे। 2 टेबल स्पून फेनल सीड, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड, और ½ टेबल स्पून आपका कैरम सीड्स, यानी कि सौंफ, जीरा और अजवाइन। अजवाइन ½ चम्मच लेना है, जीरा 1 चम्मच लेना है, और सौंफ 2 चम्मच लेना है। इसके साथ 3 से 4 काली मिर्च और 2 से 3 ग्राम अदरक। ऑलमोस्ट अदरक हर जगह है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, और ये वैसोडायलेटर का काम करता है, और ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है पेन को रिड्यूस करने में। तो इन सब का कॉम्बिनेशन को 400 ml पानी के अराउंड सबको आपको 3 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद अपने गैस का फ्लेम ऑफ कीजिए, और 4 से 5 मिनट के लिए ढककर छोड़िए, फिर उसे छान कर पीजिए।
तो विक्रम सर, ये जो स्टमक पेन के लिए है, सौंफ, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च और अदरक, इसके बारे में बताएंगे सर। इन चीजों को जी यूज करने से स्टमक में बेसिकली पेरिस्टोलसिस मूवमेंट्स और हमारे गट्स में जो हमारी विलाई है, जो कि हमारे ब्रेन का एक दूसरा पार्ट है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, ब्रेन के गट्स जो हमारे ब्रेन मतलब इंटेस्टाइन के गट्स जो ब्रेन के जैसा काम करते हैं, इन सब को भी कैसे हीलिंग आती है कि हमारा पेट का दर्द भी ठीक होता है। जी। जहाँ तक सर मेरा मतलब कि है नॉलेज है, मैंने जहाँ तक इन चीज़ों पे स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब शांत रहते हुए, मतलब आपके पित्त को बढ़ाता नहीं है, पित्त वर्धक नहीं है, पित्त को शांत करते हुए आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके जो गट मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है। और वहाँ पे जो मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन हुआ है, उनको भी न्यूट्रलाइज करने का ये काम करता है। उसके अलावा आपका हो गया जो आपने ये बताया अजवाइन का, तो अजवाइन का भी बहुत अच्छा रोल है हमारे ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम पे। लेकिन वो क्या करता है कि कई बार पित्त को बढ़ाने का भी काम करता है, मतलब पित्त वर्धक या एसिड को भी कई बार एग्रीवेट करने का काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसलिए वो उसे मतलब कि कई बार बढ़ाता है कई कई लोगों में जिनको गर्मी की समस्या आती है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दो बार के लिए अगर काढ़ा के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। चिंता ना करें, वो नुकसान नहीं करेगा। और दूसरी बात है जो जीरा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर, इसको वैसे भी डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन ये भी सेम काम करता है कि डाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको ट्रिगर करता है। हमारे ब्रेन को भी साथ में, जैसे कि आपने बताया ना कि इंटेस्टाइन को तो करता ही करता है, हमारे स्टमक को करता ही करता है रिलैक्स, ये ब्रेन को भी रिलैक्स करता है। अगर किसी को एनजाइटी, डिप्रेशन, पार्किंसंस या इस तरह का कोई डिसऑर्डर है ब्रेन से संबंधित, तो इसमें जीरे का बहुत अच्छा रोल है। वो वैसे भी जीरे की चाय बना के या फिर जैसे भी हो जीरे को चबा के खा सकते हैं, तो उनको काफी अच्छा बिल्कुल। फायदा करेगा। और अदरक तो सर हर एक चीज में, मतलब आप समझें कि वो रामबाण औषधि है, उसको कहीं भी बिल्कुल सर। इस्तेमाल करें तो वो एक सर मतलब अच्छा खासा एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। और वो जो मसल जो थे क्रैम्प आ रहे थे, तो वहाँ डायलेट करने का काम करता है। और अगर इनडाइजेशन की वजह से आपको हो रहा है, तो ये सारे जो घटक हैं वो इनडाइजेशन को भी मतलब कि नॉर्मलाइज करते हैं, आपको डाइजेस्ट करवाने के फॉर्म में ले आएंगे, सारे जो आपके अपचे भोजन है उनको डाइजेस्ट करवाएंगे। अगर आपको वैसे बहुत ज़्यादा पेन आ रही है, सडन आराम अगर नहीं मिल रहा है, और खाना खाए हुए अगर आपको 2-3 घंटे के आसपास हो चुका है, तो एक रेमेडी और इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जो आइस क्यूब होते हैं, बर्फ होते हैं जो आपके फ्रिज में, फ्रीजर में होता होगा, उसको आप निकालिए और एक हैंकी में, एक रुमाल में रख लीजिए, सब निकाल के, और अपने स्टमक पे रख लीजिए, ऐसे पेट के बल, ऐसे पीठ के बल सो के, और जहाँ पे बिल्कुल। दर्द हो रहा है उस वाले एरिया में आप उसको रखिए। क्योंकि कई बार होता है सर कि बहुत ज्यादा गैस का फॉर्मेशन होने से जो होता है, हमारे स्टमक से होते हैं या फिर इंटेस्टाइन होता है, वो मतलब कि पूरा फैल जाता है और वो टाइट हो जाता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। उस टाइटनेस की वजह से मतलब कि इतना भयंकर पेन आता है, तो हम रिलैक्स करते हैं, जैसे ही ठंडा होता है तो वो मतलब कि गैस जो है कंडेंस्ड होने लगते हैं, और फिर आपको तुरंत आराम मिल सकता है। उससे आपको गैस वो भी जो पास आउट नहीं हो रहे थे वो भी पास आउट होने लग जाते हैं, तो आपको उसमें भी आराम मिलेगा। और बाकी ये जो डिकॉक्शन है वो तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। ओके। जी सर। तो विक्रम सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि बारिश में ये चीज हम पेट दर्द के लिए यूज करते हैं, तो मैंने एक बात बता दी थी कि बारिश में लोगों को भजिया पकौड़े वगैरह खाने के मन करते हैं। तो आयुर्वेद में हम ऐसा कहते हैं कि जब बारिश जनरली कभी भी होगी, बारिश का सीजन, तो वो ठंड के बाद नहीं आती, ठंड के पहले आती है। और बारिश के ठीक पहले गर्मी होती है। तो गर्मियों में हमारा शरीर इतना गर्म हो जाता है कि गर्म होने के कारण जो पानी हमारे शरीर का होता है वो भाप बन के उड़ता है। तो जनरली जो भाप बन के उड़ रहा होता है वो वायु की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और वायु की प्रवृत्ति होने के कारण जब ठंड आती है, बारिश में एक्चुअली ठंड आपको फील होगी कि बारिश में भीगेंगे आप तो ठंड लगेगी। तो वो बारिश की फ्रीक्वेंसी से जो वाटर हमारे बॉडी से वेपोरेट होकर उड़ना चाहता है, वो बारिश के कारण दब जाता है। तो वही वायु विकृत रूप नहीं ले ले, विकृत रूप अगर लेगी तो आपके जॉइंट्स में जाएगी, तो जॉइंट्स में पेन आएगा, जॉइंट्स की मोटिलिटी मूवमेंट कम होगी, आपको जॉइंट्स का दर्द आएगा।
तो बेसिकली हमें कच्चा तेल खाने के लिए सलाह दिया गया था पहले के हिसाब से, क्योंकि पहले के जमाने में रिफाइन और ये सब बटर ऑयल वगैरह नहीं था। तो पहले के लोग कच्चे तेल के खाने खाते थे, वो सब्जियां वगैरह भी बनाते थे उसी में बनाते थे। तो कच्चे तेल की जब आप सब्जी या फिर पकौड़े वगैरह खा रहे होते हैं, तो तेल बेसिकली कच्चा जो होता है वो हमारी बॉडी में जा रहा था, जिससे कि हमारे जॉइंट्स के बीच में जो वायु था वो ऑयल के कारण हमारी ग्रीसिंग होती थी जॉइंट्स की, जिसके कारण वो वायु वहां से निकलता था और हमें बारिश के टाइम पे जॉइंट्स के पेन नहीं आते थे। दैट्स द बेसिक हिडन फैक्ट अबाउट आयुर्वेदा। ये आयुर्वेदा के बारे का सबसे हिडन फैक्ट है, जो कि बहुत सारे लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते कि ये बारिश में ही भजिया पकौड़े खाने का मन क्यों करता है। बारिश के छोड़कर ठंड के दिनों में भी खाने की इच्छा होनी चाहिए, गर्मियों में भी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। हम देख कर खा लेते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में नहीं भी हो ना तो भी मन करता है कि हमें वो खाना चाहिए। सोनलता जी, आपने क्वेश्चन पूछा है कच्चे तेल का मतलब, जो तेल रिफाइन नहीं किया हो, जो कच्ची घानी का तेल हो, जो मशीन से निकला हो, उसके बाद उसे सिंपल कपड़े से छाना गया हो, किसी भी दूसरे प्रोसेस के केमिकल के अकॉर्डिंग उसे फिल्टर ना किया जाए, तो वो कच्चा तेल होता है। कच्चे तेल को हम खाने में यूज करना चाहिए, और हमें ऐसे भी कच्चा तेल ही खाना चाहिए ताकि उसके सारे इसेंशियल हमें मिल सके। ऑयल वही अच्छा होता है जिसमें चिपचिपापन आता है, अच्छा चिपचिपापन। रिफाइन तेल में कभी भी चिपचिपापन नहीं आएगा। और मैं जिस रीजन में रहता हूँ उस रीजन में गांव के जो लोग होते हैं वो एक मतलब कहते हैं ना, मुहावरा या कहावत आप कह सकते हो, वो कहते हैं जो तेल लगाएंगे वो तेल खाएंगे, जो तेल नहीं लगाएंगे वो तेल नहीं खाएंगे। आपको खुद पता है, आप कभी भी रिफाइन अपने बॉडी पे नहीं लगाते हो, लेकिन रिफाइन बहुत जम के खा रहे होते हो। लेकिन सरसों तेल बॉडी पे लगाते हो, सरसों तेल नहीं खाते हो। तो मतलब वही है, जो लगाएंगे वो खाएंगे। घी की भी मालिश होती है, सरसों तेल की भी मालिश होती है, तिल के तेल की भी मालिश होती है। तो ये सब चीजें खाने लायक है, लेकिन प्योर होना चाहिए, वो बाजार वाला मिलावट वाला नहीं। खैर, टॉपिक से हम थोड़ा हट रहे हैं, तो हम टॉपिक पे आए वापस अपने टॉपिक पे, कि जैसा सर ने भी एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया, ये सब सारी चीजें बेसिकली एंटी इंफ्लामेटरी होती है और वैसोडायलेटर का काम करती है, जिसके कारण पेन कम होता है। सर, आपने जो बर्फ के बारे में बताया उससे रिलेटेड एक मिनट में एक्सप्लेन करूं। हमारी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में जब भी कभी भी कहीं चोट लगती है, तो चोट लगने के कारण स्वेलिंग होता है, उस स्वेलिंग पे भी हम बर्फ अप्लाई करते हैं, ताकि वहां पे स्वेलिंग रिड्यूस करे, क्रैम्प्स कम आए और वहां पे एक्सेस ब्लड सप्लाई नहीं जाए, जिसके कारण ब्लड लॉस ना हो। तो बर्फ वहां पे यूज करने का जो ये तरीका है वो न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग मैंने बताई। दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा अजवाइन के बारे में। जैसा सर ने बताया कि अजवाइन किसी को लिटिल बिट ट्रिगर भी कर सकता है, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इस डिकॉक्शन जो काढ़े की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अजवाइन सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच यूज करने की बात कही गई है। ऐसा नहीं कि अजवाइन की क्वांटिटी ज्यादा है, अजवाइन सबसे कम क्वांटिटी में है, आधे चम्मच में, सौंफ और जीरा के मुकाबले। तो ये चीजें भी ध्यान देने वाली चीजें हैं, शायद आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा, तो आप एक बार वापस जरूर नोटिस कीजिएगा। तो आप देख सकते हो ये चीजें ऑलरेडी दी हुई है कि आपका कैरम सीड अजवाइन हाफ स्पून दिया गया है। तो इससे अब हम अगले स्लाइड्स में आते हैं। वोमिटिंग यानी कि उल्टी, बहुत सारे लोगों को इनडाइजेशन भी हो जाती है, तो वो वॉमिट भी कर जाते हैं। तो वॉमिट के टाइम पे हम दालचीनी को यूज करते हैं, दालचीनी का काढ़ा बनाते हैं। 5 ग्राम आप दालचीनी ले सकते हो, उसे एक गिलास पानी में 2 से 3 मिनट के लिए उबालिए लो फ्लेम पे, और उसे वापस उबालने के बाद 2 से 3 मिनट उबालना है, और उबालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए, और फिर उसका काढ़ा यूज करते हैं। तो विक्रम सर एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर दालचीनी में ऐसा क्या रोल प्ले होता है कि वो वॉमिट जो हम कर रहे होते हैं उसे रोकने की कैपेबिलिटी रखती है। विक्रम सर। जी। एक्चुअली सर, वॉमिटिंग होने का जो कारण होता है कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है उसमें। आप देखते हैं कि आप चाह के भी रोक नहीं सकते हैं, ये अनैच्छिक क्रिया में आती है। अनैच्छिक मीन्स हमारी इच्छा के विपरीत चल रही है। मतलब हम कुछ चीज़ों को चाह के रोकते हैं, तो आप वॉमिटिंग को चाह के रोक नहीं सकते हैं। आपके जो स्मूथ मसल हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कमांड में भी होते हैं। आपके बिल्कुल सर। मतलब जैसे कि ऑटोनॉमिक के कमांड में जब होते हैं, तो वो आप पे कई बार डिपेंडेंट नहीं होता है कि जब वो ट्रिगर होगा तो फिर वो अपने तरीके से उसमें मूवमेंट लाता है। तो वो एक्चुअली होता है इसलिए, कई बार जैसे मान लो कि आप खाने में कोई ऐसा पार्टिकल खाए हैं जो कि वो हो सकता है कि मोशन से ना पास आउट हो,
या फिर आपके गट के या फिर स्टमक में ही जाते हुए इतना ट्रिगर करे चीजों को, मतलब तुरंत से सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, वो सेंसरी जो रिसेप्टर होते हैं, वो वहां पे उसको ट्रैप कर लेते हैं कि ये इतना खतरनाक है कि आगे जाएगा तो बहुत नुकसान करेगा। तो फिर बॉडी जस्ट चाहती है कि लाइक जल्दी से इसको बाहर फेंको। सर कह सकते हैं कि खाने में बाल वगैरह आते हैं, तो वो वॉमिट के जरिए हमारे जीभ पे ही फंस जाती है, उससे नीचे भी नहीं जा पाती, तो हम वॉमिट कर हाँ देते हैं। अगर जीभ से हमारे नीचे जाना शुरू भी करती है तो हम वॉमिट कर देते हैं। जी। तो बहुत सारे ऐसे जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं सर, उनमें जैसे कि जो मेंटल होते हैं, तो वो ऐसा करते हैं, कई बार अपने बाल खाते रहते हैं, अपने नाखून खाते रहते हैं। तो उनके मतलब कई बार होता है ना कि अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उनके कमांड में नहीं है, उससे बाहर जा रहा है। तो फिर उनके गट में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में वो इकट्ठा होने लग जाता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसे लोग, उनके स्टमक से कई कई किलो बाल निकला, मतलब इतना इकट्ठा कर लिया था आपने। वो तो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए प्रोटीन, अपने एंजाइम ही नहीं है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसी तरह से ये होता है कि जो चीजें हमने अनवांटेड मटेरियल डाला है बॉडी में, या तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बॉडी में सड़ने वाला है, तो बॉडी उसको चाहता है कि जल्दी से इसको बाहर फेंके, या तो ऊपर से या मोशन के रास्ते से बाहर निकाले। अगर वो मोशन के रास्ते से नहीं निकल रहा है, वहां तक नहीं पहुंचा है, स्टमक में ही मतलब रुक गया है, तो ये यहाँ से बाहर निकलता है। कई बार आपके इंटेस्टाइन वाली चीजें भी बाहर आती हैं। आ, वो दूसरे डिफरेंट केसेस हो जाते हैं उसमें, लेकिन मोस्टली आपके स्टमक से निकलती है चीजें। तो जब देखते हैं कि जब जैसे वॉमिटिंग होता है, तो एसिड जो हमारे स्टमक में जो निकला हुआ था, वो भी बाहर आता है। तो हमारा बिल्कुल ईसोफेगस बिल्कुल जो है, ईसोफेगस एसिड को टॉलरेट करने के लिए डिजाइन नहीं है। बहुत सारे लोगों का बिल्कुल। होता है कि हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो वो हार्ट बर्न वाला समस्या आता है। उनका यहाँ से एसिड रिलीज होके ईसोफेगस में आता है, और फिर उनको हार्ट बर्न की समस्या, मतलब कि उनको लगता है कि जलन हो रहा है, जलन हो रहा है। आपने देखा होगा विक्रम सर, प्रचार भी एक उनका इन मिनट होता है इन आपको सबका। रोकना चाहूंगा। जी सर। जैसा विक्रम सर भी बता रहे हैं एसोफेगस के बारे में, तो स्टमक जो हमारा होता है, स्टमक से ऊपर एसोफेगस होता है। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेशन ऑलरेडी डाला हुआ है, उस सेशन को आप और जाकर पहले यूट्यूब चैनल पे हमारा देखिए, ताकि आप पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक को समझ पाएं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में काम किस तरीके से होता है। तो उसके बाद आपको ये चीजें बहुत इजीली कॉन्सेप्ट पे याद होगी कि ये पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट से एसोफेगस, स्टमक और उसके बीच का कार्डियक स्फिंक्टर का रिलेशन क्या है। विक्रम सर, आप कंटिन्यू करें। जी। बिल्कुल। आप अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए, वो काफी अच्छा सेशन था, आपने बहुत अच्छे से समझाया था सर, मैंने उसको ज्वाइन किया था उस सेशन को। तो ये होता यही है सर कि जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी अनवांटेड मटेरियल आता है, तो बॉडी उसको ट्रिगर करती है, उसको बाहर फेंकना चाहती है। तो बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में आता है कि अब वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ही भयंकर घटना है। तो आप इसको मतलब अन्यथा ना लें। ये आपके बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपको बचाने के लिए, आपके बाकी दूसरे ऑर्गन को बचाने के लिए, वो वहीं से वापस लौटाता है, उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो ये क्लिनजिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। अगर आपको कई बार आ रहे हैं, बहुत बार आ रहा है, तब ये आपको नुकसान कर सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है। तो दालचीनी वही उसमें क्या करता है कि आपके जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्सन का काम करता है। आपके बॉडी में जो वो मार्कर रिलीज हुए हैं जो कि आपके स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को बार बार ट्रिगर कर रहा है, वो मैसेज को बार बार कन्वे करवा रहा है, तो उसको रिलैक्स करता है। और वहाँ पे जो भी रिसेप्टर होते हैं, उनको रिलैक्स करता है। तो आपको फिर ये जो नौसिया है, वॉमिटिंग की समस्या है, उसमें आराम मिल सकता है। आप लेमन को सूंघ सकते हैं, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। और दूसरी बात, जो मैंने आइस क्यूब रखने के लिए बोला था, अगर किसी को बार बार अगर आ रहा है वॉमिटिंग, तो उसमें भी बहुत अच्छा वो रोल प्ले करता है। जी। ओके सर। अह, जैसा विक्रम सर ने भी एक्सप्लेन कर दिया, जो दालचीनी होती है उसकी प्रॉपर्टी के कारण हमारे स्मूथ मसल जो रिलैक्स होते हैं, उसके कारण वोमिटिंग हमें बहुत कम होती है। तो इन सब केसेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। और बेसिकली मैं तो अपने एंड से रिकमेंड करूंगा कि आपको वीकेंड में कोई एक ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए ताकि आपका सिस्टम इंटरनली हेल्दी रह सके। मिनिमम आपको जिंजर वाली तो चाय लेनी चाहिए। विक्रम सर, आप क्या कहेंगे। जी जी बिल्कुल सर। अगर जिंजर ओ, है, उसमें थोड़ा इलायची का इस्तेमाल करके, थोड़े तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा, आप अगर हेल्दी हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, थोड़ा पाम जैगरी का इस्तेमाल ऑर्गेनिक कर लीजिए हल्का सा। तो आपको एक अच्छा सा उसी खुशबू, एरोमा, फ्रेग्रेंस, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, और आपका
हैप्पी हार्मोन भी सीक्रेट हो जाएगा, जिनको आदत है अगर चाय वगैरह पीने की। ओके। तो विक्रम सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है स्वर्णलता जी का कि हम आइस क्यूब कैसे यूज करेंगे, जी, जो वही वॉमिट मैंने हो रहा बताया है। सर कि अगर हैंड, जो आपके पास हैंकी है, रुमाल है अगर, तो पतला से रुमाल में आप सारे जितने भी आइस क्यूब है, एक कटोरी के आसपास, मतलब 100 150 ग्राम 200 ग्राम जितना भी है, आप बिल्कुल। उसको हैंकी में रख के ऐसे और अपने स्टमक पे रख लीजिए, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आपका स्टमक का एरिया कवर हो उससे। आप मोस्टली रखिए बिल्कुल। अपने जो नेबल एरिया है उसके आसपास वाले रीजन में, और वो तुरंत आपको रिलैक्स करता है। मतलब जब तक आप रखे रहेंगे हटाइए नहीं, कम से कम 20 से 30 के प्रयोग कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको वॉमिटिंग में तुरंत आराम मिला। तो थैंक यू सर, आपने एक्सप्लेन किया। स्वर्णलता जी, आई होप आपकी क्वेरी ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हम इससे आगे की स्लाइड्स में आते हैं। ये हमने वॉमिटिंग का स्लाइड देखा, इससे हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में है बॉडी पेन और फीवर। जनरली बहुत सारे लोगों को ये चीजें तो कॉमन सिम्टम दिखती ही है कि बारिश में भीग के आए, सुबह बारिश में एंजॉय कर लिए, शाम में घर आए तो रात में बॉडी पेन होने लगा, वो उस समय सो जाते हैं, लेकिन सुबह उनका बॉडी पेन बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीजें हम यूज कर सकते हैं कि फीवर हो और बॉडी का पेन हो तो नाइट जैस्मीन यानी कि पारिजात। पारिजात के वैसे फूल होते हैं जो कि हमारे देख सकते हैं कि एक वाइट रंग की फूल होती है जिसके नीचे गुलाबी मतलब ऑरेंज कलर की डंटी होती है, नारंगी रंग की डंटी होती है। ये उसकी पहचान है। और इस फूल का स्मेल बहुत ही अच्छा होता है, इसे रात रानी भी बहुत सारे लोग कहते हैं, नाइट जास्मीन। रात रानी फूल है, ये पारिजात है। तो आपको पारिजात लेने हैं 5 ग्राम, और उसे बॉईल करना है 1 लीटर पानी, मतलब सॉरी 1 गिलास पानी में 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है, और उसे फिर ऑफ करके, गैस को ऑफ करके 5 मिनट के लिए उसे ढककर छोड़िए। और फिर उसके जो मतलब पानी आपने बनाया, जो काढ़ा बनाया डिकॉक्शन, उसको आप 5 मिनट ढक के ढककर छोड़ते हैं, तो फिर उसे छानकर सिप बाय सिप करके आप पी सही। तो ये हम बॉडी पेन के लिए और फीवर के लिए पारिजात को यूज करते हैं। पारिजात के यहाँ पे आप पत्ते यूज कर सकते हैं, पत्ते 5 7 पत्ते आपके हो जाएंगे। तो उन चीज के बारे में, पारिजात का ऐसा क्या रोल होता है जो कि पूरी बॉडी के पेन को और फीवर को रिड्यूस करने का काम करता है। जहां तक मुझे कंफर्म है, पारिजात एक ऐसी औषधि है जो कि हम कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक पेड़ पारिजात का निकला था। तो ये वही पारिजात है जो कि हमारे धरती पे हमारे पास है, एक दिव्य औषधि के रूप में है। हम इन चीजों को भूल गए हैं, अपनी सनातन संस्कृति के कल्चर को। और फीवर होता है तो हमें एक सिंपल टैबलेट याद आती है, दैट्स अ पैरासीटामोल। तो ट्राई टू चेंज। और इस चीज के बारे में समझिए, विक्रम सर एक्सप्लेन करेंगे। विक्रम सर। जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर एरोमा थेरेपी का भी नाम सुने हो, कई बार जास्मिन का वायल आता है, इतना अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस होती है, उसको आप अगर स्मेल करेंगे तो भी आपको काफी एक प्लेजेंट स्मेल आता है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे कोई फीवर आता है, जैसे आपको आपकी बॉडी में कोई पेन आ रहा है, तो साथ में हमारी बॉडी ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स भी ट्रिगर करना शुरू करती है। जैसे मान लो कि आप फीवर में हो, तो आपको थोड़ा सा मैलेज का कंडीशन आएगा, मतलब थोड़ा सा लगेगा कि अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जैसे ही फीवर आता है तो थोड़ा मन ऐसा लगने लग जाता है कि कच्चा सा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा मन ही नहीं लग रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है थोड़ा। तो ये है आपका, उसको मैलेज बोलते हैं। मतलब नोन पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो मैलेज की कंडीशन है, मतलब फीलिंग नॉट गुड। तो उस कंडीशन में अगर आप एरोमा थेरेपी भी अगर आप लेते हैं, एरोमा मतलब खुशबू, बिल्कुल। अच्छी खुशबू आनी चाहिए। उसके अलावा बिल्कुल। आपके जो पसंद के कोई म्यूजिक है, या फिर जो भी आप चाहते हैं वो काम कीजिए जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। तो वैसे आपको आपका मनोरंजन हो जाएगा, आपका जो हॉर्मोन्स जो ट्रिगर हुआ था, वो वाला मैलेज का कंडीशन था, उससे आप बाहर आएंगे। स्ट्रेस जो बढ़ा हुआ था, स्ट्रेस आपका रिलैक्स होगा, क्योंकि वो कारण ही है आपके जो फीवर का। तो ऐसा होता है। और ये कीजिए, उसके अलावा जब ये इसका डिकॉक्शन वगैरह पियेंगे, एंटीबायोटिक अच्छा रोल होता है इसका, एंटीबायोटिक का काम करता है। और आपके बॉडी में जैसे ही जाता है वो मतलब नेचुरल एंटीपायरेटिक है। मतलब एक होता है कि आपका जो सिंथेटिक है, बाहर से कोई टैबलेट के फॉर्म में आप ले रहे हैं, तो उनके पास मतलब वो लग्जरी नहीं है कि वो जाके और बॉडी के मतलब कि पैरामीटर को समझें, बॉडी के मतलब जो सिग्नल है उसको समझें कि क्या चल रहा है अंदर, फिर वो मतलब कि कंडीशनल उस पे जाके काम करें। वो ओवरऑल बॉडी में जाएगा सीधा, मतलब तार काटना तो काट दिया, चाहे जो होना है हो जाए।
बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका उनका वो रोल है सर। अब इसमें है कि आपके पास जैसे कि कुछ होता है ना, कंडीशनल लोग आए, मिस्त्री आया तो देखेगा कि हाँ भाई घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर हम देखेंगे, उससे परिचित होंगे, फिर कौन सा तार काटना है कौन सा नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि कोई उस तरह का आया कि पूरा काट दिया, चाहे वो जो तुम इमरजेंसी में हो, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं कुछ पता जी, काटने का ऑर्डर है तो काट दिया, इसीलिए बेफिक्र। मुझे मुझे भेजा गया है। तो उसी तरह से मेडिसिन, एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक जो भी मेडिसिन है वो काम करता है कि आपका जैसे जो मैंने बताया था कि वो सर निकलता है जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हमारा डब्ल्यूबीसी निकालता है, वो निकालता ही अलार्म बजाता है घंटे जैसे होता है ना कि कहीं आग लगा, तो एक बिल्कुल मेन अलार्म होता है कि दबाया, अब पूरे उस बिल्डिंग में या फिर पूरे उस सोसाइटी में वो अलार्म की तरफ वो बजेगा पूरा घंटी टन कि भाई इमरजेंसी आया। तो सब लोग अपना एक्टिव हो गए कि अब इमरजेंसी से निपटना है। तो उसी तरह से हमारा बॉडी जहाँ पे कहीं भी अगर कोई वायरस पैथोजन कोई बैक्टीरिया का अटैक आ रहा है तो वो वहां से उस तरह के मॉलिक्यूल निकालते हैं। वो नुकसान करने के लिए नहीं है, वो हमारे बॉडी को एक्शन मोड में लाने के लिए। लेकिन अगर ओवर आ रहा है, मतलब कि इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो गया है, मतलब किसी न किसी चीज से बार बार हिट हो रहा है, उसको बार बार ट्रिगर किया जा रहा है, कोई ऐसे मार्कर्स आ रहे हैं जो कि बार बार उनको ट्रिगर कर रहे हैं, तो वो बेचारा बार बार रिलीज होगा। अब इतना रिलीज होगा कि वो अपने को नुकसान कर लेगा। जैसे हो ना कि मतलब घंटी बिना मतलब के भी रात में बजा दी है, या फिर बजाए जा रहे हैं बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही आदमी आधा टेंशन में मर जाएगा कि क्या हो रहा है। या फिर बाकी कोई हो सकता है पेशेंट होगा हार्ट अटैक आ जाएगा। उसी तरह से बॉडी का आपका सिस्टम है कब किस पोस्चर में है, कौन से पोजीशन में है, और बहुत ज्यादा ओवर सिक्रीशन हो गया तो आपके अपने सेल ही डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ओवर रिएक्शन देंगे वो भी। इसलिए जो क्या करता है एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है कि वो हमारे ब्लड जो ब्लड से हमारे जो ब्रेन का कनेक्शन है, जहाँ पे जाके एक्चुअली वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर बाइंड करते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से, तो वहाँ उस रिसेप्टर का वो कनेक्शन ही वहीं पे कट कर देता है कि भाई इधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर रुक जाओ। तो जैसे रोकता है तो फिर जितने भी हमारे मतलब मार्कर बढ़े हुए थे और जितने भी इमरजेंसी के कंडीशन क्रिएट हुआ हुआ था हमारे बॉडी में, जैसे ही आप मेडिसिन खाते हैं तो देखते हैं अच्छा लगने लग गया, फीवर उतर गया, हमारी बॉडी ठंडी हो गई। मतलब वो कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल है कि भाई जो भी हो, चाहे बुखार बढ़ जाए, चाहे आपके अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाए, बढ़ रहा है तो बढ़े, हमको क्या मतलब है, काटना था काट दिए। बिल्कुल। बिल्कुल तो ये चीजें सर नेचुरल काम करती है कि नेचुरल एंटीबायोटिक है, कहाँ के कनेक्शन को कट करना है, कहाँ का क्या ट्रिगर करना है, कहाँ पे बढ़ाना है। कोई पैथोजेंस है उसकी एक्टिविटी को भी सप्रेस करता है काफी हद तक। तो आपने जब भी कोई काढ़े वगैरह अगर कोई नेचुरल है, कोई मसालों के काढ़े हैं, जैसे कि एक बार सर प्लेग या कोई फ्लू का ऐसा आया था, बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ मसाले की फैक्ट्री लगाई थी। उस समय की बात है, एक आया था प्लेग ही आया था शायद। तो बाकी बहुत सारे लोग मर रहे थे और मतलब कोई लगभग नहीं, मतलब मोहल्ले का मोहल्ले गांव का गांव पूरा साफ हो रहा था। तो उसमें जो बिल्कुल। मसाले के फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उनको देखा गया कि उनमें कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, कोई भी कोई परेशानी कोई बीमारी नहीं आया उनमें। तो ये इतना एक्चुअली मतलब कि कारगर है आज भी। में भी अभी उतना ऑर्गेनिक नहीं है, उतनी चीजों से नहीं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें मसालों में भी। लेकिन फिर भी ये बाकी मेडिसिन से काफी ज्यादा मतलब बेहतर है, और आप इसका इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जी। ओके। तो जैसा अभी विक्रम सर ने बताया, पारिजात की अपनी एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो कि एक मतलब एंटीपायरेटिक है। और ये नेचुरल एंटीपायरेटिक ऐसी ड्रग्स होती है, उसकी प्रॉपर्टी है कि उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो बॉडी के उसी ऑर्गन पे काम करना जानता है जिस ऑर्गन पे एंटी मतलब इन्फ्लामेटरी मार्कर हमें दिखते हैं। वो एंटी इन्फ्लामेटरी मार्कर के साथ एंटीपायरेटिक का रोल प्ले करता है, जिसके कारण हमें बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे ही काम करना होता है। तो ये चीजें बहुत नेचुरल है, जिसके कारण हमें बहुत ही मतलब सेफ और बहुत ही इजीली, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही जेन्युइन तरीके से हम अपने आप को घर में बहुत जगहों पर फिट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को इटसेल्फ खुद से हील होने के लिए दें। आउटर डिपेंडेंट आप जितना बनेंगे, बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि अगर आपके घर में मेड आती है काम करने के लिए, तो आप झाड़ू पोछा लगाना भी नहीं चाहेंगे। जबकि आप अगर डेली का झाड़ू पोछा लगाएंगे, तो आप योग प्राणायाम करें या ना करें, उसके करने से, झुक कर पोछा लगाने से आपकी बॉडी की मूवमेंट होगी, तो वो भी आपका एक योग प्राणायाम का रोल प्ले करता है।
ठीक उसी तरह से आप जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे किसी पे, किसी ड्रग्स पे, तो बॉडी की इंटरनल हीलिंग सिस्टम धीरे धीरे स्विच ऑफ होने लगती है, जिसके कारण हम कहते हैं हमें तो नेचुरल चीजें सूट ही नहीं करती। आप उन चीजों को ट्राई करें और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्विच ऑन करें, ताकि वो आपको इम्पैक्ट दे और परफेक्टली काम करे। तो ये हमारा आज का सेशन था, सर जिसे हम थोड़ा यहाँ सा, पे कंक्लूड करेंगे। विक्रम सर, आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं थोड़ा सा इसमें जो चीज़ आपने बताई सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में मैं उसको श्योर सर। मतलब कि कवर कर लूंगा। आ, होता यह है कि अगर सर मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे से जुड़े हुए ऐसे जो कि मतलब अच्छे खासे मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी अगर आपके अपने घर का काम है, जैसे खाना बनाने का काम है, तो आप खुद से कीजिए अगर आपके पास समय है तो। अगर आप वर्किंग हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप नहीं खाना बना सकते हैं किसी कारण से, तो एक कंडीशन हो सकता है कि आप किसी का सहारा ले सकते हैं। कोशिश ये करें कि घर के लोग ही खाना बनाने में इन्वॉल्व हो, क्योंकि खाना बनाना एक मतलब होता है ना भाव से। आप कहीं बाहर जाएंगे ना तो वहां पे लिखा है, माँ के हाथ का खाना। तो माँ का हाथ का खाना क्यों भाई, मतलब बाहर मजदूर के हाथ का भी खाना लिखते हैं कि बढ़िया मजदूर के हाथ का खाना बनवाया। वो माँ का हाथ का खाना मजदूर नहीं बना सकता, उसके पास वो इमोशन ही नहीं आएगा। अगर सर बिल्कुल नहीं आपको आएगा मतलब सर। कोई कितना भी 5 स्टार होटल में खा लो, तो वहां के कर्मचारी हैं वो 15,000 20,000 जो भी वो सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो वो जो आटा गूंदेंगे उसमें ऐसा इमोशन तो नहीं लाएंगे कि मेरा बेटा खाएगा। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च आए जिसमें आपके हाथों से मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, जो कि आपके जो भोजन है, चाहे जो भी आप कर रहे हैं, आप खाने की चीज आटा गूंद रहे हैं, आप चावल धो रहे हैं, आप रोटी पका रहे हैं, तो ये आपको उसमें जाएगा। तो अगर इरिटेट है, मतलब जो स्टाफ होते हैं वो तो अंदर से थोड़ी ना हैप्पी होते हैं, क्योंकि उनको तो मतलब टॉर्चर किया जाता है। 5 स्टार होटल बाहर से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर के कर्मचारी काफी परेशान रहते हैं। तो आप अगर ऐसे कंडीशन में वहां पे खाना खा रहे हैं, तो ये आपके लिए मतलब बहुत बड़ा डिजास्टर है, आप भी परेशान हो जाएंगे। घर में भी अगर कोई मेड है, कोई टेंशन में, हेडेक में, चिड़चिड़ा होकर, मन में कुछ और चल रहा है, वैसे खाना बना रही है, तो आपका बच्चा खा रहा है, आप भी खा रहे हैं, सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दूसरी बात सर आपने कही कि आप एक्सरसाइज, अगर आप बैठे हुए हैं, आपके पास समय है, तो बेशक आप अपना काम कीजिए, मस्त रहिए, मतलब ये होता है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जैसे ही आप फ्री होकर बैठेंगे, आपको मतलब जो है ना आपका मन वाला भूत, वो आपके शरीर पे हावी हो जाएगा और आपको उल्टा पुल्टा सोचने पर मजबूर करेगा। तो ये था हमारा सर। थैंक यू। बिल्कुल। सर, आपकी एक छोटी बात को ना मैं एक्सप्लेन करूं, जो आपने बताई वो बहुत ही अच्छी चीजें बताई, कि हाथों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। तो इस चीज के बारे में बता दूं, मतलब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी जो 5 उंगलियां यही है कि ये पंच महाभूत हैं। हमारा जो शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीरा, ये शरीर पंच महाभूत से बना है, तो वो पंच महाभूत का ही ये सिंबल है। ये आपका अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व इसलिए क्योंकि बच्चे अंगूठा चूसते हैं, उन्हें भूख लगती है। आप लॉजिक देखो, बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी। अंगूठा अग्नि तत्व, ये उंगली वायु तत्व। हम कहते हैं ना गुस्सा में, अपनी हैसियत में रह के बात करो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। ये हम इसीलिए ऐसे रखते हैं, फिंगर को उसके सामने की तरफ रखते हैं। मेरी अग्नि बढ़ी हुई है और अग्नि में हम वायु का प्रकोप ज्यादा डाल रहे हैं, तो आग में जब भी हवा लगेगा तो आग भड़केगा। पहले के जमाने में लोग चूल्हा जलाते थे ना, चूल्हे को पंखा जैसे करते थे, मतलब आग भड़के। तो वही ऐसे करके कहते हैं, अपनी हैसियत में रहो, मेरे को गुस्सा नहीं दिलाओ। तो बहुत सारी गालियां कहते हैं, सामने वाला भी गुस्से में आता है, ये क्रोध को बढ़ाता है। तो अग्नि तत्व वायु तत्व ये तो याद हो गया। अब ये 3 तत्व बचे। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर आकाश। आकाश के नीचे धरती, जहां हम रहते हैं, ये बीच वाली उंगली। और धरती के नीचे जल। धरती के नीचे जल है ना, बोरिंग करके निकालते हैं। तो अग्नि, सॉरी, अग्नि ये है, ये वायु है, ये आकाश है। सबसे बड़ी उंगली है, सबसे ऊंचा आकाश है, हम छू भी नहीं सकते। आकाश के नीचे धरती, धरती के नीचे जल, ये पंच महाभूत हैं। जब हमारी घर में माता बहनें अगर प्रेम से भाव से खाना बना रही होती है, तो उनके हाथों से निकलने वाले पंच महाभूत की डिवाइन एनर्जी उस खाने में आती है, और उस खाने को खा के घर के सारे लोग प्रसन्न रहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए पहले के जमाने के लोग हमेशा ये कहते थे, घर का खाना अति उत्तम। अति उत्तम, उत्तम भी नहीं, अति उत्तम। कि घर का खाना खाइए, मस्त रहिए। हमें घर के खाने से दूर करने के लिए स्लोगन बनाया गया कि घर का खाना, मजदूर का खाना नहीं, जैसे अभी विक्रम सर ने बताया। घर के खाना का स्लोगन लिखते हैं, लेकिन वहां मजदूरी वाला खाना होता है। तो घर का खाना खाइए, पंच महाभूत के साथ बैलेंस करके खाइए,
और ये चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हो कि हमारी दादी-नानी ही ये कहती थी, घर का खाना खाओ, मस्त रहो। कोई बेटा जाता था बाहर तो कहती थी, बाहर का खाना खा के देख कितना पतला-दुबला हो गया है, अच्छा से खाना खाओ, घर में रहेगा 1 आध हफ्ता तो खा पी के मोटा जाएगा। ऐसा मैंने सुना है। तो ये चीज़ें बेसिकली यही थी कि पंच महाभूत की हमारी डिवाइन एनर्जी उन चीज़ों के थ्रू आती थी और हमारा स्वास्थ्य मेंटेन होता था। तो ये हम आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। तो आप सबने सेशन ज्वाइन किया, उसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। विक्रम सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सेशन के लिए टाइम दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव में इन चीज़ों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीखें, नेचुरल थेरेपी सीखें, न्यूरोथेरेपी को सीखें और उन चीज़ों को लर्न करें कि हम खुद पे डिपेंडेंट होके बॉडी को इटसेल्फ हीलिंग कैसे करा सकते हैं। तो थैंक यू ओवरऑल। थैंक यू।